Next is the memoryless LTI system. ठीक, पहली बात ये कि LTI सिस्टम में दो प्रॉपर्टीज इनहेरेंटली उसमें एग्जिस्ट करती हैं. LTI systems are always linear and they are time invariant. ऐसे ही है ना, LTI स्टैंड इसके लिए करता है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वी कैन चेक वेदर दिस LTI सिस्टम इज मेमोरीलेस और विद मेमोरी, whether it is causal, anti-causal or non-causal, and third thing is whether it is stable or unstable. ठीक, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं विद अ मेमोरी लेस LTI सिस्टम कि उसकी क्या कंडीशन है कि इसमें कोई पास्ट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू स्टोर नहीं हो रही. मेमोरीलेस LTI सिस्टम शुड बी सच टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट है. ठीक है, आप आउटपुट कंज्यूम करते वक्त इनपुट की कोई पास्ट या फ्यूचर वैल्यू कंज्यूम नहीं कर. बाय फॉर्मूला x of y of n is x of n convolved with h of n. अब ये पॉइंट मैं बोलने जा रही हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, इसको बल्कि अपने पास लिखें कि जब भी आपने LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक करनी है, चाहे वो कॉजालिटी है, चाहे वो स्टेबिलिटी है, चाहे वो मेमोरीलेस है, every condition is applied on each of n. ठीक, इससे पहले जो हमने सिस्टम इक्वेशन के एंड पे किया था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपने इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप लेके चलना. हर चीज की प्रॉपर्टी की वैलिडिटी आप उसके अगेंस्ट चेक करेंगे. बट फॉर LTI systems you are going to apply the condition or property on the impulse response, which is in fact a signal each of n. Now, in order to ensure that your system is a memoryless system, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि एच ऑफ एन कैसा हो जो कन्वॉल्व करने के बाद आपको जो सिस्टम की इक्वेशन मिले उसमें आपकी आउटपुट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंडेंट हो, किसी भी पास्ट या फ्यूचर एलिमेंट पे डिपेंडेंट ना हो. ठीक, अच्छा, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ n. इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने लिखा था एक्स नॉट जी, अभी और हमने देखा डेल्टा. था कि अकॉर्डिंग टू द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एक्स ऑफ एन को मैं प्योर इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करूं तो मुझे एक्स ऑफ एन ही मिलेगा. यहाँ पे अगर कोई एम्पलीट्यूड है उसका से कैपिटल ए है तो यहाँ पर कैपिटल ए आ जाएगा. ऐसा ही है. अगर मैं डेल्टा ऑफ एन की जगह डेल्टा एन माइनस एन नॉट लिखूं, यहाँ पे आपको शिफ्ट लाजमी नजर आएगा. मैं यहाँ डेल्टा एन प्लस एन नॉट लिखूं, यहाँ पे आपको शिफ्ट लाजमी नजर आएगा. इसके अलावा यानी अदर देन इम्पल्सेस, सॉरी अदर देन शिफ्टेड इम्पल्सेस, मैं दुनिया जहां का कोई भी सिग्नल ले लूं, वेदर इट इज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, चाहे उसका शिफ्टेड वर्जन है, चाहे कोई कोसाइन वेव है, चाहे आपके पास कोई रेक्टेंगुलर इम्पल्स है, वट एवर सिग्नल इट इज, अदर देन दिस वेरी सिग्नल, आपको इनपुट का अंदर लाजमी कोई ना कोई शिफ्ट नजर आएगा, राइट या लेफ्ट. ठीक, तो in order to ensure that your LTI system is a memoryless system, the only condition or requirement is that your impulse response should be a pure unit impulse or delta function that can have any amplitude, but there should be no shift in it. ठीक, अगर आपका impulse response ये signal है with any value of a, then for sure your LTI system is a memory less system. If not, और नॉट का मतलब ये है कि अदर देन दिस सिग्नल, कोई भी सिग्नल है, तो आपका सिस्टम दैट इज ऑलवेज अ विद मेमोरी सिस्टम. इज इट क्लियर? मैम एक बार आखिरी पॉइंट्स रिपीट कर देती. जी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. इम्पल्स रिस्पॉन्स कोई भी आपके सामने आता है, चेक आपने करना है जी कि मेमोरी लेस है या नहीं है.
अगर तो वो ये सिग्नल है, इस हालत में एग्जिस्ट कर रहा है विद एनी वैल्यू ऑफ ए, आपका आंसर है जी मेमोरी लेस सिस्टम। इस सिग्नल के अलावा, यानी प्योर इम्पल्स के अलावा, दुनिया जहाँ का कोई भी सिग्नल आपके सामने लिखा हुआ आ जाए, स्ट्रेट अवे आपका आंसर है इट इज अ विद मेमोरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल जब इसके साथ कन्वॉल्व होगा, फ्लिप होगा, शिफ्ट होगा, फिर आप उसका प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू कॉज सम शिफ्ट इन द इनपुट सेक्टर। ठीक? तो उस केस में आउटपुट करंट वैल्यू ऑफ द इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं होगी, उस पर कहीं ना कहीं पास्ट लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ लाजमी आ रहा होगा। अब आ जाते हैं कॉजेलिटी पे। In order to ensure that a given LTI system with a given impulse response, that is a causal LTI system or a anti-causal or a non-causal। ठीक? अगेन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंडीशन किस पे अप्लाई होनी है? एच ऑफ एन पे। और एच ऑफ एन क्या है? सिग्नल है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी उसकी शेप फॉर्म हो सकती है। ना, कॉजालिटी को समझाने के लिए मैं एक आपके सामने इसका स्पैन को लेके चलूंगी, through which things are going to be quite clear. अगेन कॉजालिटी में हमने each ऑफ एन का स्पैन देखना, ठीक है? स्पैन ऑफ each ऑफ एन, कि वो एग्जिस्ट किस एरिया में कर रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं कॉजालिटी से। अगर आपका सिग्नल प्योर राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात समझिएगा, मैं सिग्नल ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्पैन बता रही हूँ, एरिया शेड कर रही हूँ, वो जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस सिग्नल का कोई एक पोर्शन, कोई एक सैंपल भी नेगेटिव साइड पे नहीं है। जीरो पे हो सकता है और इंफिनिटी तक कहीं पर भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पर यानी -1 पे कोई एक सैंपल भी नहीं है, तो ऐसा एलटीआई सिस्टम हमेशा कॉजल है। ठीक? एंटी कॉजल, एंटी कॉजैलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका सिग्नल टोटली नेगेटिव साइड पे है, जीरो पे हो सकता है, but it is not going to have a single sample which is on the right hand side, यानी वो जीरो को क्रॉस करे पॉजिटिव साइड पे। ठीक? अगर अभी मीटिंग एंड हो तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। सो दिस इज एंटी कॉजल, राइट? व्हाट अबाउट नॉन कॉजल? नॉन कॉजैलिटी में ऐसा सिग्नल जिसका कुछ पोर्शन राइट साइड पे है, कुछ पोर्शन लेफ्ट साइड पे, यानी नेगेटिव साइड पे भी सैंपल्स हैं, पॉजिटिव साइड पे भी सैंपल्स हैं, तो ऐसा सिग्नल होगा नॉन कॉज। सिंपल से टिप है, जस्ट स्पैन चेक करें इन द वर्ड्स कि सिग्नल एग्जिस्ट किस साइड पे कर रहा है। प्योर पॉजिटिव साइड पे है कॉजल, टोटली नेगेटिव साइड पे है एंटी कॉजल, मिक्सचर है, कुछ पोर्शन नेगेटिव में कुछ पोर्शन पॉजिटिव पे नॉन कॉजल। ये मैम बात क्लियर है कॉजल तो और बताएं जी। मैम कॉजल और एंटी कॉजल में जीरो वाली वैल्यू इंक्लूड हो सकती है? जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ओके। अगर खाली जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉजल ही है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बोला था कि एंटी कॉजैलिटी के लिए फ्यूचर का आना मस्ट है। ठीक है? बिल्कुल। तो एंटी कॉजल के लिए नेगेटिव साइड पे एक ना एक क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए। ओके। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी। अच्छा जी, अगेन स्टेबिलिटी में भी मैं इक्वेशन वही लेके चल रही हूँ, which is the formula for convolution, and here just for the easiness I'm going to make use of
दिस इक्वेशन कम्यूटेटिव है ना, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। बाय फॉर्मूला दिस इज गोइंग टू बी समेशन एच ऑफ के, सॉरी मैम गलत कर दिया, दिस इज नॉट के, दिस इज एन। अच्छा, एच ऑफ के टाइम्स एक्स ऑफ एन माइनस, ठीक। और हम स्टेबिलिटी में किस चीज पे फोकस करते हैं? मैग्नीट्यूड, इस सारे का मैग्नीट्यूड। क्या कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का? कि एक बाउंडेड इनपुट के अगेंस्ट बाउंडेड आउटपुट आती है या नहीं आती। बाउंडेड इनपुट का क्या मतलब था? कि x ऑफ n हैज अ मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड which is less than infinity or that is any finite number say b, ठीक। अगर x ऑफ n का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड b है, तो व्हाट अबाउट x ऑफ n माइनस k, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? बी होगा। जी वेरी गुड, b ही होगा। क्यों b होगा, इसमें चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैम स्पैन तो वही है ना, हम लोग उसको आगे पीछे करने से। ना 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 ना, स्पैन नहीं। आंसर ठीक बताया, रीजन ठीक नहीं बताई। एक सिग्नल है ना, कोई भी सिग्नल है, उसका उसके कुछ भी सैंपल्स थे, ऊपर नीचे अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड था, कुछ भी था, मैक्सिमम जो है हाइट उसने अडॉप्ट की हुई थी वो बी थी। मैंने एन माइनस के का क्या मतलब है? शिफ्टिंग। हाँ, मैंने उसको शिफ्ट करवाया, ठीक है ना। क्या शिफ्ट करवाने से सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है? नो, उसकी उसकी सेहत पे कोई मैम फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, चाहे उसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग करे चाहे उसको राइट साइड पे ड्रैग करे, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो शेप है, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक। सो हियर y of n summation k from minus infinity to infinity h of k times n minus k, ठीक। and this is having a maximum value or magnitude which is b. So y of n is equals to summation k from minus infinity to infinity h of k times b. Now be very very attentive. इस इक्वेशन का में स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, यानी स्टेबिलिटी इंश्योर करने का क्या मतलब है? कि इस y ऑफ n का मैग्नीट्यूड लेस देन इंफिनिटी, यही मतलब है ना कि आपने बाउंडेड इनपुट दी थी, तो बाउंडेड आउटपुट आती है या नहीं आती। तो मेरा चेक इसके ऊपर है कि विद दिस इक्वेशन should I will I get a bounded output or not, that is y is going to have a magnitude which is less than infinity। ये चीज मुझे पता है कि बी नंबर जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने अप्लाई ही बाउंडेड इनपुट की है। क्या चीज इसको बाउंडेड रहने देगी या क्या चीज इसको अनबाउंडेड बनाएगी, वो आपके पास इस समेशन। समेशन का रिजल्ट है, ठीक। सो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है? इन ऑर्डर टू चेक द stability of the LTI system, that is if this summation which is from minus infinity to infinity h of k, इस पूरी समीशन का आंसर लेस देन इंफिनिटी आता है, तो आपका एल टी आई सिस्टम स्टेबल। इफ नॉट, अगर ये समीशन अप्रोच करती है इंफिनिटी को, तो आपका सिस्टम है अनस्टेबल। क्लियर? मैं नेगेटिव इन्फिनिटी को कंसीडर करेंगे या नहीं?
नहीं, हम नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि बेटा उसमें अ, आपका ये जो आप लेते हैं ना मैग्नीट्यूड, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, तो आप उसका बेसिकली मॉड ही ले रहे होते हैं। तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं आता, मोस्टली पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आता है। बिल्कुल। क्लियर? यस मैम। ओके जी, लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक सिग्नल आपको दे रही हूँ, एच ऑफ एन which is 1 by 2 power n u of n minus 1. Find whether the system is causal and stable. एच ऑफ एन गिवन होगा, सिस्टम की इक्वेशन नहीं गिवन होगी, ठीक है? और उसी के बेस पे आपने फाइंड आउट करना है कि वो कॉजल है नहीं है, स्टेबल है या नहीं।